वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबिया इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नबिया, आपको और हम जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए और बहुत ही अच्छी उम्मीदों के साथ इस नए साल का आगाज हम यकीनी तौर पर कर रहे हैं। और अचानक हम दिसंबर से जनवरी में एंटर तो हो चुके हैं, लेकिन वो जो मसले मसाइल थे पिछले साल हम उनके साथ ही इस नए साल में भी एंटर हुए हैं, क्योंकि यही सोचा जा रहा है और यही कोशिश की जाएगी कि हालात बेहतर हो जाएं, किसी ना किसी तरीके से हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएं, हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएं। नेक तमन्नाओं का तो आपने इजहार किया है और यही ख्यालात मेरे भी हैं, दुआएं हैं सबके लिए। लेकिन जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं है और कहा यह जा रहा है कि जो आने वाला शुरू हो चुका जो साल है 2023 इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये मुश्किल हो सकता है। किस तरह से हो सकता है? ऑब्वियसली जो डिफरेंट बीमारियों ने और जंगें जो चल रही हैं, आलमी जंगें, उन्होंने जो दुनिया को अपने घेरे में ले रखा है, अमन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम खासकर अपने हिस्से की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के लिए जो गुज़श्ता साल है वो खासा चैलेंजिंग रहा। अनवार सैलाब ने खासी तबाहकारी पाकिस्तान में फैलाई, फिर हम IMF के प्लान में जिस तरीके से हम उलझे रहे, हमारे जो सियासी पेचीदगियां थी उसमें अवाम पिसे रहे और सारा जो बलबा था वो अवाम को मौशी बहरान का सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम तर सिचुएशन के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें अपना बेस्ट है वो देना चाहिए, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको बेहतर रखना चाहिए और यही नहीं करना चाहिए कि अगर कोई दूसरे लोग काम ठीक नहीं करे तो हम भी अपना काम ठीक से नहीं करें। हम अपना बेस्ट दें और उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दें। बहरहाल बहुत ही जोशो खरोश के साथ नए साल का आगाज हुआ, कुछ तस्वीर भी हम आपके साथ दिखा रहे हैं। नए साल का आगाज पूरी दुनिया में नई उम्मीदों, नए रंगों के साथ हुआ। खुशी की एक लहर देखी गई। मुख्तलिफ ममालिक के मनाजिर आप इस वक्त नियो की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी खूब वैसे अनवार जोशो जज्बा ऐसे अक्सर मौकों पर हमें दिखाई देता है। 14 अगस्त हो, कोई खास दिन हो या नया साल हो तो खासा रश देखा गया, लोग काफी खुश दिखाई दिए गए। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ है कि नए साल के आगाज के साथ ही आई फेल्ट अ न्यू वाइब, एक नई खुशी, एक पॉजिटिविटी। सो आई थॉट कि शायद ये जो नया एहसास है या ये जो अच्छा एहसास है बहुत जरूरी है इस तरह से फील करें ताकि पूरा साल एक कम से कम एक अच्छी उम्मीद तो अनवार बांध सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम से आपको पता है लोगों ने अपने टारगेट सेट किए होते हैं, अपने गोल सेट किए होते हैं। मेरे हैं अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है जो मैं अपने इर्द गिर्द हालात देख रहा हूँ कि बी मोर काइंड, कि आपको लोगों के साथ बहुत ज्यादा नर्म दिली से पेश आना चाहिए। बस ये तहम्मुल, बर्दाश्त, वो मैं थोड़ा सा मैंने पिछले साल में बहुत ज्यादा सीखा है, तो इस साल मैं कह रहा हूँ उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये आपकी रेजोल्यूशन है और हम इस पर अमल भी कर सके। मेरे तो जनाब मैं भी शेयर कर देती हूँ, आपने पूछा नहीं लेकिन फिर भी बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्टे फिट एंड स्टे हिट भाई। ब्लैक कॉफी पिए और फिटनेस का ख्याल रखें, क्योंकि अगर अच्छी सेहत है, ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और हमारी जो टीम है वो क्या कह रही है? वो कह रही है जस्ट चिल। जी वो तो कर रही है, वो तो हमारी टीम तो चिल कर रही है। अब हम आपको बता नहीं सकते हैं लेकिन हमारी टीम में भी बहुत टॉलरेंस लेवल है। वैसे आप समझ के मेरा इशारा किस तरफ है? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। चलिए जी टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। कौमी सलामती की मीटिंग का दूसरा सेशन, आर्मी चीफ का बयान, मईशत और दहशतगर्दी पर कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत। सब धड़ों का एक धड़ा, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने के लिए कोशिश। बाबर 11 का नया इम्तिहान, ब्लैक कैप से दूसरा टेस्ट मैच, टीम पाकिस्तान जीत पाएगी। नए साल में कौन रहेगा कामयाब और किसके सितारे रहेंगे गर्दिश में, बताएंगे नियो पाकिस्तान में। एक्जिमा से बचाव और इलाज का तरीकाकार क्या। और इसके साथ साथ प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में आज आपको बताएंगे 60 बच्चों का बाप, वायरल शादी कार्ड और वायरल वीडियो भी होगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और अनवार, नए साल से बहुत सी उम्मीदें बांधी जा रही हैं, नए इम्कानात सोचे जाते हैं, लेकिन तज्जिए और सर्वे करने वाली इक्तसादी एजेंसीज, वक्त की रफ्तार पर तहकीक और तख्लीक करने वाली जो कंपनियां हैं, वो 2023 के बारे में बहुत खबरदार कर रही है और इसको सख्त चैलेंजेस वाला साल कह रही है। और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के लिए ये एक यकीनी तौर पर मुश्किल साल होगा। आज कौमी सलामती कमेटी का दूसरा सेशन भी इस हवाले से हो रहा है। पाकिस्तान को 2023 में भी सियासी अफरा तफरी, मुआशी बहरान, इलाकाई और आलमी दहशतगर्दी की लहर का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो मौसम जिस तरह से चेंज हो रहा है उसने हमें और भी
परेशान कर रखा है। लेकिन इसी तमाम तर तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सियासतदानों की तवज्जो वो एक अहम तरीन मौजू की तरफ नबिया दिलवा रहे हैं, अहम तरीन मौजू की तरफ दिलवा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये पैगाम भी दिया है कि इस वक्त जो मईशत है, दहशत गर्दी है, कौमी इत्तेफाक राय की फौरी तौर पर जरूरत है। और ये जरूरत इसलिए कि पाकिस्तान को 2023 के माली साल में 26 अरब डॉलर्स की अदायगी करना है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और ये रकम कहां से आएगी? सैलाब ने ऑलरेडी 40 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। तो इस तरह 2023 सबसे बड़ा मुआशी अजाब लेकर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। और अनवार जो सियासतदान है, सबसे जो बदकिस्मत बात है वो ये है कि सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इत्तेफाक राय के जो इम्कानात हैं वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों की अगर बात हम करते हैं तो कोई भी हुकूमत हम देख लें, किसी भी हुकूमत ने पाकिस्तान के इंसानी वसाइल की बहबूद पर तवज्जो नहीं दी है। कुदरती वसाइल को बुरोकार वो उस तरह से नहीं ला पाए जिस तरह से यकीनी तौर पर लाना चाहिए था। बुनियादी जो मुआशी इस्लाहात हैं वो हमारे मुल्क में नहीं की गई। और सबसे ज्यादा तशवीशनाक ये है कि सियासतदानों में मफाहमत की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, टेबल पर बैठते दिखाई नहीं दे रही। कोई आपको भी फिर कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, सियासतदान अपनी तरजीहात दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी जारहाना कार्रवाइयों का एक आगाज हो चुका है। विफाक में सूबों की जो कशमकश है वो बढ़ रही है। ऐसे में जनरल आसिम मुनीर साहब को अब बयान का जो है उसको समझना चाहिए और इस बात पर तवज्जो भी देनी चाहिए जो एक हमारे मुल्क के जो अमन का या सलामती का जो मौका है, मुआशी से सियासी बहरान अपनी जगह है, तो बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत है। और उसके लिए सियासतदानों की तरजीहात का दुरुस्त होना और मुफाहमत होना वो बहुत जरूरी है। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफी तज्जियाकार रिजवान रजी साहब इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नया साल आपको बहुत मुबारक हो। तो नई उम्मीदें, नया साल, नए इम्तिहान। जनरल आसिम मुनीर ने मईशत और दहशत गर्दी पर कौमी इत्तेफाक राय पर जोर दिया है, मगर ये सब किस तरह से होगा? जो सियासी क़यादत है वो तो बैठने को तैयार नहीं है, खासकर इमरान खान साहब, वो तो किसी सूरत नहीं मिल बैठने को तैयार है। देखिए, आपके सवाल के अंदर ये जवाब है कि इमरान खान जो हैं वो बैठने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? इसकी एक वजह तो पिछले दिनों जनाब अपना बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताई और उन्होंने कहा कि बाज़ अदारों के अंदर अभी तक जो है वो इमरान खान साहब की हमायत या सरपरस्ती करने वाले लोग मौजूद हैं। तो यही एक वजह है कि जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएं जी। और वो जो पूरा सेटअप है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए खड़ा किया गया था। अब देखिए, मैं कोई अजीब बात तो नहीं कर रहा ना। ये सारी बातें जो हैं ये फरमाइशी कॉलमों में लिखवाई जा रही हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैं तो उन इल्जामात को दोहराने का भी सजावार नहीं हूँ। लेकिन ये जो है, ये सेटअप जो और स्ट्रक्चर जो है, मुझे जब बताया गया था 29 नवंबर को कि ये सेटअप या स्ट्रक्चर जो है ये 4 अप्रैल तक टूटेगा, यानी कि अप्रैल के महीने तक टूट जाएगा और वो लोग जो या तो रिटायर होकर घरों को चले जाएंगे या अपनी किसी अगली जिम्मेदारी के ऊपर चले जाएंगे। तो यूं जो एक माइंड मेकिंग की है हमने प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत मुख्तलिफ लोगों की दफातर अपना मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए अफसरों की, मुख्तलिफ अदलिया के आला ओहदेदारों की, वो माइंडसेट के हामिल लोग जो हैं जब तक अपनी जगह पे मौजूद हैं तब तक जनाब इमरान अहमद खान न्याजी के लिए जो है वो मोहब्बत की और शहद की और दूध की नहरें जो हैं वो बहती रहेंगी। तो इस वक्त जो ख्याल है मौजूदा हुकूमत का कि उन लोगों की रवानगी तक जो है वो इलेक्शन ना होने जाए। अप्रैल के बाद जो है वो तो फिर इलेक्शन अदली होने का कोई लॉजिक बाकी नहीं रह जाएगा। वो तो आपको पता है कानून का कि अगर असेंबली की मुद्दत खत्म होने से 6 माह पहले जो है वो इंतखाबात। लेकिन रिजवान साहब, इमरान खान हम देख रहे हैं कि जल्द इंतखाबात को इमरान के खात्मे का हल इस वक्त समझ रहे हैं, लेकिन पहले भी जो हुकूमत अभी मौजूद है वो भी यही सारे वादे करके हुकूमत में आए थे। इमरान खान भी अब यही बातें कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग तो किसी के पास भी नहीं है। किस तरह ये जो मुआशी बहरान में हम फंसे हुए हैं, किस तरह से इसमें से निकलेंगे? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इंतखाबात जल्द हो जाते हैं
और जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब अगले इंतखाबात जीत जाते हैं। तो जीत जाते हैं तो इमरान खान क्या करेंगे? हम उनके माजी के रवैये के पेश नजर ये कह सकते हैं ना कि वो क्या करेंगे। मसलन वो जो है वो 20 फरवरी 2022 को कर रहे थे, वो वहीं से शुरू करेंगे ना जी। तो 20 फरवरी 2022 वो तारीख थी जब उनके वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात के बाद वापस आए थे और उन्होंने पेट्रोल की कीमत 180 रुपए से बढ़ाकर 210 या 217 रुपए करने की बजाय 150 रुपए कर दी थी। IMF को लिख के दे के आए थे कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाने लगे जी। वापस आके उसके उलट कर दिया, यानी हुकूमत को 57 रुपए फी लीटर अपने पल्ले से देना पड़ रहा था, ये इमरान खान साहब ने उलट कर दिया। वहां पे वादा करके आए थे कि बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, वापस आके बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब था कि मैंने उस वक्त भी कहा था और शायद आपके प्रोग्राम में, आपके ये मॉर्निंग शो में ही कहा था कि लगता है कि इमरान खान साहब IMF के पैकेज से बाहर निकलने का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि ये तो खिलाफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहीं से शुरू करेंगे जहां से इन्होंने सिलसिला तोड़ा था। तो सिलसिला तोड़ा था तो अगर वहीं से शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि ठीक 3 माह के बाद आपका मुल्क जो है वो ज़र मुबादला की क्या कोई भी अदायगियां करने के काबिल नहीं रहेगा और हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। और फिर वही होगा जो डिफॉल्ट करने वाले मुल्क के साथ होता है कि उसके मुकामी एसेट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो अदारे होते हैं जिन्होंने कर्ज दे रखे होते हैं वो क्लेम लेके आ जाते हैं, ठीक है। और ओवरसीज एसेट्स की तो अब बात ही ना करें। अब यहाँ पे मेरा इल्जाम या राय शुरू होती है। मैं पहले आपको बता दूं, मेरा ये ख्याल है या मेरा ये इल्जाम है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जो सपोर्ट है ओवरसीज में वो इसलिए भी ज्यादा है कि इन्होंने अपने स्पॉन्सर्स को वो वाले एसेट उठवाने हैं और इसका रवैया उनको बांटने हैं। तो फलाना तू ले ले, फलाना तू ले ले। अगर इसका आप इसे कहें कि ये मैं क्यों राय दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिन हरीसाना नजरों से ये PIA के पेरिस वाला और रूजवेल्ट अमेरिका वाला होटल देख रहे थे, न्यूयॉर्क वाला, और जिस तरह ये वहां पे ट्रंप के बेटे को विजिट करवाता फिर रहे थे, मुबैना तौर पे सुनने में आया कि जुल्फी बुखारी साहब उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे इस हवाले से या उनकी कोई बातचीत चल रही थी, उससे पता चल जाता है कि आपके इरादे क्या हैं। रिजवान साहब, अब जो मंजर है या जो सिचुएशन है, इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेना हरगिज नहीं भूलते हैं और माजी में अगर बात की जाए तो कप्तान ने जनरल बाजवा को गैर मुइना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन की भी ऑफर दी और ये वही वक्त था जब अमरीकी साइफर वाला भी पूरा मामला हुआ था। फिर दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि कप्तान ने मीर जाफर, मीर सादिक का भी लकब दिया। तो खान साहब आर्मी चीफ क्यों बनाना चाह रहे थे, क्यों एक्सटेंशन देना चाह रहे थे? देखिए, बात ये है कि वो एक हमारे अपना अदबी नाकद हैं, तनकीद निगार हैं, उनका एक फिक्रा मैं चोरी कर रहा हूँ आज आपके प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने लिखा था किसी अदीब के बारे में कि हम आप तो फरिश्तों के लिखे पे पकड़े जाएंगे लेकिन इन साहब के लिए अपना लिखा ही काफी होगा। तो ये जो इमरान खान साहब जो है, हम तो जो बोलते हैं ना अपने बोले पे पकड़े जाएंगे भी क़यामत के रोज। अल्लाह तबारक व तआला और रहमत से बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर शिकायत लगी, फरिश्तों ने, ये दाएं बाएं वालों ने शिकायत लगाई क़यामत के रोज, तो हमने जो बोला होगा उस पे शायद पकड़े जाएं। इमरान खान साहब जो हैं, इनके लिए अपना ही बोला काफी होगा। जो वो बोलते हैं उससे पहले उसके उलट बात वो कर चुके होते हैं। आप उनकी हर दावे की, हर बात की डिनाइल उनकी अपनी गुफ्तगू में से तलाश कर सकते हैं हम वक्त, किसी भी वक्त। आज इमरान खान साहब ने जितनी बातें कही है, आप मुझे 2 रिसर्च इंटर्नीज दे दीजिए, मैं अगले घंटे में आपको निकाल के दिखा दूंगा वो वाली बात जो उन्होंने इसके बिल्कुल उलट कही है। अब देखिए, पहले जो था वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग का हुक्म था। मसला सिर्फ ये है, पहले पॉजिटिव रिपोर्टिंग का हुक्म था, जो पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं करता था उन्हें चौक के ले आते सब, ठीक है। अब जब चूंकि अब वो उठा के ले जाने वाला रिवाज खत्म हो गया है और बच्चों ने भी थोड़ी बहुत हिम्मत करना शुरू कर दी है हम जैसे बुजुर्गों को देख के, तो अब इमरान खान साहब की हर बात का डिनाइल मौजूद होता है।
मैं जनरल बाजवा साहब हूँ या कोई और जनरल फैज हमीद साहब हूँ, मैं उनका नाम इसलिए भी नहीं लेना चाहूंगा, इमरान खान साहब के हवाले से ही भले क्यों ना हो, कि अदारा इस बात को माइंड करता है। और वैसे नबिया, अगर आप नहीं चाहती कि आप चाहती है मेरा भी वही अशर हो जो इमरान खान साहब का हो रहा है जी और मेरी भी कोई ऑडियो वीडियो आ रही हो, तो ना करें यार। इमरान खान साहब जो है वो अपना डिनाइल खुद ही है उनके बारे। लेकिन रिजवान साहब, हम देख रहे हैं कप्तान का जो है कि मैं प्ले बॉय रहा हूं, और फिर इस हवाले से वो खुद ही कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी उनसे सवाल पूछा है कि अब बाजवा साहब की जानिब से कोई तंबीह की जा रही थी, और जो भी मुबैना ऑडियो लीक्स हम सुन रहे हैं उससे तो इस तरह से लग रहा है कि खान साहब अभी भी अपनी जवानी का दौर ही गुजार रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जनरल साहब जो थे, शायद उतना हमदर्द इमरान साहब का शायद ही कोई हो जितने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। और उन्होंने आखिरी वक्त तक, आखिर में आगे थोड़ा सा वो कहा जाता है कि लालच कर गए, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने तो जावेद चौधरी साहब का कालम ही पढ़ा, आखिर में थोड़ा सा लालच कर गए, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसे कहते लाड करते थे। मतलब कि इमरान खान जनरल बाजवा साहब का क्रश थे। तो इसलिए मैं ये उनको जानते हुए कि उनका क्या जवाज, क्या मोहब्बत, क्या लगावट उनकी थी जनाब इमरान खान साहब के साथ, मैं उसके पेश नजर कह रहा हूँ कि उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की होगी कि आप ऐसी हरकतें ना करें, आपका माजी जो है वो कोई ज्यादा शानदार या ताबनाक नहीं रहा, तो आपके जो मुखालफीन है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो उस पे इमरान खान साहब ने कहा होगा कि हाँ वो तो मैं रहा हूं, तो फिर कर ले जो कुछ करना है मुखालफीन ने। तो अब वो भी कर रहे हैं जो कुछ करना है उन्होंने, उनके मुखालफीन जो है, हम इस पे क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि मतलब कि बहरहाल यही मैं तो अज्यूम यही कर सकता हूँ। रिजवान साहब, इमरान खान की स्टेटमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट में अब भी साबिक आर्मी चीफ का सेटअप काम कर रहा है, ये पैगाम, ये मैसेज वो किसको देना चाह रहे हैं? देखिए इमरान खान साहब की ये बात जो है, चूंकि वो इस सेटअप से मुस्तफीद हुए हैं और इस सेटअप ने उन्हें बाहर से उठा के इक़्तिदार में लाने, बिठाने और चलाने का काम सर अंजाम दिया हुआ है इस सेटअप ने, तो इसलिए इस सेटअप को जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी से बेहतर कोई और शख्स नहीं जानता। तो मैं तो उनकी इस बात को फेस वैल्यू पे लूंगा कि अगर वो कह रहे हैं कि कोई सेटअप चल रहा है तो फिर यकीनन चल रहा होगा, और बहरहाल अगर नहीं चल रहा तो जिनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है वो इसका जो है वो ठोस किस्म का जवाब दें, और जब तक वो जवाब नहीं देते, और जाहिर है कि वो कितनी बातों का जवाब दें, वो रोजाना फिर यही काम करते रहें, और जब तक वो ये बात नहीं करते और ये बात मैदान के अंदर है, तो मुझे जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की इस बात को झुठलाने की कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि वो इस सेटअप के बेनिफिशियरी थे। वो जब ये सेटअप उनको पावर में लेके आया था और इसी सेटअप के जरिए उन्होंने हुकूमत चलाई, मुखालफीन को तो छोड़े, उनकी तो किस्मत में लिख दिया गया था जिस दिन इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे कि उन्होंने जेल में जाना है। लेकिन अपने इत्तेहादी वो MQM जिसके नाम से कराची बंद हो जाता था और जिसके मुखालफीन की बोरियों के साइज तैयार हो जाया करते थे, उस MQM के MNAs भी थर थर कांपना शुरू हो जाते थे जब वो सोचते थे कि अगर वो इमरान साहब से इख्तलाफ करेंगे तो उनके साथ वो सेटअप क्या करेगा। तो मेरा मतलब है कि ये तो रीसेंट पास्ट इमरान खान के 4 साल इक़्तिदार का ये हिस्सा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब कानून पास कराया जाना था तो इनके 3 MNAs या 4 MNAs थे, उन्होंने इनकार कर दिया वोट देने से। वही जो कानून जिसके तहत हमने FATF से फिर निजात हासिल करनी थी, बहुत बड़ा मलहूबा था। कोई कहता है 72 कवानीन उसमें पास हुए थे, कोई कहता है कि नहीं 72 तरामीम थी, कानून जो थे वो 34 थे। एक गो के अंदर पाकिस्तान की अपना पार्लिमानी तारीख के अंदर एक गो के अंदर जो था वो इतने ज्यादा कवानीन पास हुए कि जिस तरह मुराद सईद ने आधे घंटे में 3 पेपर पास नहीं किए थे,
बिल्कुल उसी तरह एक गो के अंदर इतने बिल पास हुए कि भाई उसकी रीडिंग भी मुमकिन नहीं थी, उन कवानीन की खानदगी भी मुमकिन नहीं थी अदालत के अंदर, जो कि किसी भी बिल पास होने की बुनियादी शर्त है। तो उस वक्त कानून साजी के लिए बंदे पूरे नहीं हो रहे थे कौमी असम्बली में। फिर उन्होंने जॉइंट सेशन बजाया, जॉइंट सेशन में इनके बंदे पूरे नहीं हो रहे थे। फिर जो बंदे जो थे जो नहीं आ रहे थे पीटीआई के, उनको किस तरह उठा के लाया गया और इस्लामाबाद के पास एक गांव के अंदर रखा गया। फिर सुबह उनको असम्बली के अंदर भिजाया गया और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी आपने देखा कि क्या हुआ था और किस तरह हुआ था। तो बहरहाल वो उस सेटअप को इस्तेमाल करते, इसी सेटअप का कारनामा था ना जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जिसकी निशानदेही कर रहे हैं। अब मुझे जो लगता है कि अभी फिलहाल मैं ये आज बात आपके सवाल से इजाफी करने लगा हूँ, मुझे लगता है कि अभी इमरान खान साहब ने सिर्फ एक बंदे का नाम लिया है। थोड़े दिन गुजर जाने दीजिए, इन्होंने दूसरे लोगों का भी नाम लेना है। और ये वो मतलब कि अब मजाक में हमारे दोस्त गौहर भट्ट कहते हैं कि ये बनेगा अपना ज़मान पार्क के और नहर के दरमियान वो ग्रीन एरिया जो है ना, वहां पे खड़े होंगे किसी दिन, हाथ में इन्होंने वट्टा पकड़ा होगा और आती जाती बसों को और कारों को मार। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार रिजवान रज़ी। कॉन्वर्सेशन थे, उनका ये कहना था कि अभी खान साहब की तरफ से और भी शख्सियात का नाम लिया जा सकता है। जो पाकिस्तानी सियासत है वो बड़ी तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सियासतदान एक टेबल पर बैठते अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। जो पाकिस्तान के मसले हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे। प्रायोरिटीज जो है सिर्फ इंतखाबात की है। इमरान खान यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। बिल्कुल, और प्रोग्राम में इसके साथ ही वक्त हुआ है ब्रेक का, और अनवार जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ तस्करा करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। अनवर, बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने स्टेटमेंट उनके सामने ही आई, उस पर बड़ी तमचा है। बाबर आजम के जो सितारे हैं वही शायद गर्दिश में है। वो मैच जीते, वो मैच हारे, वो कुछ अच्छा बोले, वो कुछ बुरा करे। अब जो उनके चाहने वाले हैं वो कुछ ना कुछ बुरी साइड ही उसमें से देख रहे हैं, लेकिन आप उनकी जो पॉजिटिव और जो बेस्ट साइड है वो मत भूलेंगे। वो पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर हैं। बहरहाल मैच की बात करते हैं और बिल आखिर नाज़रीन, इस साल आखिरी टेस्ट पाकिस्तान ने, अनवार कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको। हमने ग्रीन सूट क्यों नहीं पहना क्योंकि जो परफॉर्मेंस चलती आ रही थी टीम की, उम्मीद नहीं थी। कितना ही अच्छा हो गया, आपने भी ग्रीन जैकेट नहीं पहनी पाकिस्तानी टीम से सारे एक जैसी के लिए। कहीं पर और यूं एक तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम पर लहराता जो शिकस्त का साया है वो फिलहाल तो टल गया है। बाबर 11 के अचानक इनिंग्स डिक्लेयर करने को बहादुरी से जोड़ा गया, लेकिन वो कितनी बहादुरी से कप्तानी करते हैं ये गुज़श्ता काफी टूर्नामेंट से हम देखते भी आ रहे हैं। एशिया कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, टेस्ट सीरीज हो, उसमें उनकी जो कप्तानी है वो खातिर खा कारकर्दगी उसमें नहीं दिखा पा रहे हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से कराची से शुरू होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये टेस्ट का तो आगाज आज से हो ही रहा है, लेकिन जो बेचारे कराची वाले हैं, चूंकि वेन्यू चेंज कर दिया गया मौसम को देखते हुए, जो कराची वाले हैं उनको काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो कंटेनर्स हैं वो स्टेडियम के आसपास बाहर लगाए गए हैं। जो ट्रैफिक का एक पूरा प्लान है, अगर शाहराए फैसल या वो वाली जगह पूरी ब्लॉक हो जाए, फिर हम देखते हैं कि पूरा शहर जो है वो काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाता है। ये तमाम सिचुएशन आप बता रही ग्राउंड के बाहर की, और ग्राउंड के अंदर अगर हम आते हैं तो वहां भी कोई हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, जो पेसर अटैक है, वो इंतहाई वीक दिखाई दे रहा है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की जो अदम मौजूदगी है उसको बहुत ही शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। पेस और रफ्तार की कमी का इस वक्त पाकिस्तानी टीम को सामना है, और दूसरी तरफ जो कि पीसीबी के मामलात हैं वो भी कुछ अच्छे तो नहीं। बिल्कुल। और चले हारिस रऊफ को थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, नई नवेली, उनको तो हम मार्जिन दे रहे हैं, बट हमारे पास बैकअप कोई मौजूद नहीं है टीम में। हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो हम बेचारे, हम जो फैंस हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो फिर
देखते हैं कि मैच में फिर हो क्या रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ रमीज राजा के दौर में अनवार जो कजाफी स्टेडियम से हमने देखा था कि दूर थे, अब नेशनल एकेडमी में नजर आ रहे हैं। बात हो रही है मोहम्मद आमिर की, जो रमीज राजा पर तनकीद करते नजर आए और अब कौमी टीम की तरफ से खेलने की ख्वाहिश रख रहे हैं। बहुत चर्चा भी हो रही थी, इवन आपने भी डिस्कस किया था कि क्या इनकी वापसी होगी या नहीं होगी। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने अपने प्रोजेक्ट जूनियर लीग को खत्म होने पर खुशी का इजहार नहीं किया है। नजम सेठी पर उन्होंने खासी तनकीद की है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है, इस वक्त टॉस होने जा रहा है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला भी कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मैच के इस लाइव सूरत हाल से मुताल्लिक। नियो की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं आप। बाबर आजम गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है कराची में। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। बाबर ये कह रहे हैं गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। लेट्स सी और होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि अच्छा गेम देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। पहले मैच की बात करते हैं, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, पाकिस्तान का फील्डिंग अटैक हो, कुछ भी हो, हमें जो कीवी टीम है उसकी बढ़तरी वाज़ेह तौर पर नजर आई है। पाकिस्तानी टीम इनिशियली बहुत सारी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो अनफिट हैं, टीम का हिस्सा नहीं है। किस तरह से आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं? फिर जो एक मैनेजमेंट अपर मैनेजमेंट चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, तो बहुत सारी हैपनिंग हो रही है इन आर क्रिकेट और पाकिस्तानी टीम खिलाड़ी इतने इनफॉर्म भी दिखाई नहीं दे रहे। किस तरह से देखते हैं आज के होने वाले मैच को? देखिए, अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस की और स्पेशली जो लॉन्ग फॉर्मेट है जिसमें टेस्ट क्रिकेट या वनडे फॉर्मेट आ जाता है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये पहली दफा नहीं हुआ बल्कि पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन का शिकार है और ये रहेगी, क्योंकि बार बार जिस तरह आपने बात की है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी है उसमें चेंजिंग वगैरह होती रहती है और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेयर ने और बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ ने जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत बुरी तरह मुतासर किया और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का ढांचा है उसको बहुत बुरी तरह उन्होंने मुतासर किया हुआ है। तो इस वजह से जो परफॉर्मेंस है वो भी रिफ्लेक्ट होती है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम पर हम 7वें नंबर पर आ चुके हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमें एक कंप्रिहेंसिव डिफीट किया हमारी ऑन ग्राउंड पर, होम ग्राउंड के सामने। इंग्लैंड ने हमें वाइट वॉश कर दिया यहाँ पर ही। और उसके बाद अभी ये जो न्यूजीलैंड की टीम है उसकी भी जो पहला टेस्ट मैच है उसमें कंप्लीट डोमिनेंस नजर आई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास स्वाय बाबर आजम के कोई भी इस फॉर्मेट के लिए तैयार है, क्योंकि जो T20 क्रिकेट है उसकी बहुतात ने पाकिस्तान के जो मोस्टली प्लेयर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको लॉन्ग फॉर्मेट से फेडअप कर दिया और वो ज्यादा उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है शॉर्ट फॉर्मेट्स में। मेरा ख्याल है कि अगर कोई इन्होंने इब्तदाई इकदाम ना लिए तो आगे जाकर ये चीज और ज्यादा मुतासर करेगी पाकिस्तान की क्रिकेट को। ठीक है, लेकिन रऊफ साहब, जिस तरह से आपने भी डिस्कस किया, हम जिस तरह से इंग्लैंड से एक तारीखी शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा, इंग्लैंड ने जिस तरह की जारहाना क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान के पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। न्यूजीलैंड क्रिकेट की अगर बात करें, जो पहले टेस्ट मैच में हमने देखा ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हैं न्यूजीलैंड वाले भी, केन विलियमसन, उसका भी जवाब हमारे पास नहीं है। देखिए, वो जो टीमें उन्होंने ग्रेजुअली प्रिपेयर्ड किया, उन्होंने ये नहीं कि एक T20 फॉर्मेट में पैसा आया तो अपना सारी एनर्जीज और पूरा क्रिकेट बोर्ड उसी में झोंक दिया। जबकि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं उन्होंने जब देखा कि जो सिर्फ जो पैसा है वो सिर्फ T20 और शॉर्ट फॉर्मेट में है, तो उन्होंने जो लॉन्ग फॉर्मेट था वो बिल्कुल उनकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं रहा और उन्होंने अपनी सारी एनर्जीज शॉर्ट फॉर्मेट में इसमें झोंक दी। इसमें देखें कि जो यंग अंडर 19 बच्चे हैं उनकी भी T20 लीग्स वगैरह करवा दी और उनको भी ये टेस्ट डेवलप कर दिया। आप मुझे बताएं कि मैं 25-30 ईयर से सिस्टम के साथ वाबस्ता हूँ, तो कोई बच्चा टेक्निक की तरफ जाना ही नहीं चाह रहा, वो शॉर्ट फॉर्मेट में जाना चाहते हैं, वो वेटिंग करना चाह रहे हैं, वो बॉलिंग एक बॉलिंग में जो फास्ट बॉलर की एक्यूरेसी होती है, जो उसके मसल्स डेवलप होते हैं, जो उसके बायोमैकेनिक्स सेट होते हैं, आप लंबी बॉलिंग करते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा फुकदान है उस चीज का पाकिस्तान की क्रिकेट में। इसी वजह से आपको जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम है उसमें कोई फास्ट बॉलर भी बॉलिंग करता हुआ सही तौर पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, जैसे कि हम बैटिंग की बात करते हैं, फिर बॉलिंग का तस्करा करते हैं। बैटिंग पर हम हमेशा से तनकीद करते आए हैं, कभी बल्लेबाजी शानदार होती है, कभी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है उसकी दुनिया तारीफ करती है, दुनिया तारीफ उसकी करती है।
और हमने अपनी बॉलिंग अटैक की वजह से बहुत सारे मैचेस जीते भी हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमें इस बार बॉलिंग भी नजर नहीं आ रही है, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है? और जिन इकदामात का आपने जिक्र किया कि फौरी तौर पर कुछ इकदामात उठाए जाने चाहिए टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से या क्रिकेट को बेहतर करने के लिए इन पाकिस्तान, वो कौन से इकदामात की आप बात कर रहे हैं? देखिए, आप जो बात कर रही हैं वो जो गोल्डन एरा पाकिस्तान था फास्ट बॉलिंग का, वो पास्ट हो चुका है। अब पास्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको प्रेजेंट को देखना चाहिए। जो प्रेजेंट में आपके पास क्या है, आपके ख्याल में ये लोग होंगे बहुत बड़े फास्ट बॉलर, मगर मैं इनको फास्ट बॉलर नहीं मानता, क्योंकि मैं उसी को फास्ट बॉलर मानूंगा जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करेगा। क्योंकि जो बैट्समैन या बॉलर होता है उसकी जो टेक्निक, जो उसका स्टेमिना होता है, जो उसका एंडोरेंस होती है, जो उसके बायोमैकेनिक्स होते हैं, उनका रियल टेस्ट आपकी टेस्ट क्रिकेट होती है। अगर आपके फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलने से भाग जाएं तो इसका मतलब है कि वो आउटस्टैंडिंग बॉलर्स नहीं है, ना ही आपको उनको ग्रेट बॉलर्स कह सकते हैं। वो ऑर्डिनरी बॉलर्स हैं शॉर्ट फॉर्मेट के, जिसमें वो स्लो पेस और मुख्तलिफ पेस वगैरह चेंज करके अपने आप को सेव करते हैं। तो जब कोई बॉलर आकर टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और उसमें से 10 विकेटें लेगा तो फिर ही आप उसको वर्ल्ड क्लास बॉलर कह सकते हैं। आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई, आपका सारा बॉलिंग अटैक भाग गया। उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, आपको फास्ट बॉलर नहीं मिल रहे, आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो फास्ट बॉलर पैदा ही नहीं कर रहा। जो अभी हमने देखा, जो टॉप परफॉर्मेंस था मोहम्मद अली, वो इंग्लैंड के खिलाफ एक भी विकेट लेने में नाकाम रहा। तो ये उसके बाद जो फ्रेंचाइज की बहुतात है जिन्होंने T20 क्रिकेट का टेस्ट यंगस्टर्स को दे दिया, उनका काम था साथ निचले लेवल पर डेवलपमेंट का काम करते पीसीबी के साथ मिलकर। मगर अब वो क्या कर रहे हैं कि आगे PSL आ रही है तो वो अपने जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है उनको सेव कर रहे हैं, उनको डिफरेंट लेम एक्सक्यूजेस बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को विड्रॉ कराना पाकिस्तान की टेस्ट टीम से, ताकि हम आपको फ्रेंचाइज में अच्छे तरीके से यूज कर सकें। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, मेरा ख्याल है कि आगे जाकर ये बहुत बुरी तरह कास्ट करेगी। ठीक है रऊफ साहब, मोहम्मद आमिर की वापसी की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं और रमीज राजा पर भी खुलकर तनकीद करते हैं। आपको क्या लगता है मोहम्मद आमिर की वापसी से पाकिस्तानी टीम को कितना फायदा होगा जब हम देख रहे हैं, और मोहम्मद आमिर को भी कितना फायदा होगा, क्योंकि अगर कहा जाए कि अपना अच्छा वक्त तो अब वो गुजार चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी? देखिए, मैं रवीज राजा की जो पॉलिसीज थी उनके मैं खिलाफ था, क्योंकि उनकी वजह से एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूथ थी वो सिस्टम से बाहर हो गई, रोजगार उनका खत्म हो गया। इस तरह के आप पाकिस्तान के माशी हालात के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो बहुत बुरे हालात का शिकार है, और उसमें सबसे ज्यादा जो तबका मुतासर हो रहा है वो पाकिस्तान की यूथ है। ना उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, ना रोजगार है। तो रमीज राजा ने डिपार्टमेंट की जो बंदिश की और जो 4 टीमों में क्रिकेट की बंदरबांट की है, उसकी वजह से यूथ की बहुत बड़ी तादाद सिस्टम से बाहर होगी और रोजगार से महरूम हो गए। मगर जो रमीज राजा ने स्टांस लिया टेंटेड प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने पास्ट में मैच फिक्सिंग की है और पाकिस्तान के नाम को नुकसान पहुंचाया, मैं बिल्कुल 100% रमीज राजा की इस पे फेवर करूंगा और उनको किसी सूरत भी सिस्टम में वापस नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको दोबारा सिस्टम में वापस लाएंगे तो आप जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उनके लिए बहुत बुरा पैगाम दे रहे हैं। अब जानना ये चाह रही हूँ, चूंकि टाइम का मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जब हमें रिफ्ट पे दिखाई दे रही है रमीज राजा बहुत ही एग्रेसिव मोड पे हमें मुसलसल दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी उनके सामने आई है, बहुत सारी वीडियोस भी उन्होंने शेयर की हैं। एक तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये कितना डैमेजिंग हो सकता है इस तरह का रवैया, थोड़ा सा एग्रेसिव होना? दूसरा, आप जो जूनियर लीग के हवाले से रमीज राजा का खुलकर जो ख्यालात है वो स्टांस सामने आया है, क्या उस पर आप कमेंट करेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि रवीज राजा आप जितना मर्जी वावेला में चाहे उसका कोई भी फायदा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में है। आपका जो फुटबॉल फेडरेशन है वो कम्प्लीटली बैन हो गई, आपकी क्रिकेट जो आकी है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई और आपकी क्रिकेट में उखाड़ पिछाड़ ने बिल्कुल सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इसमें तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, जो चीफ पैटर्न है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और उसकी स्वाबदीदा वो जिसको मर्जी ले आए, क्योंकि एक म्यूजिकल चेयर काफी अर्से से चल रही है जिसमें नजम सेठी भी थे, जिसमें एहसान मानी थे, जिसमें रमीज राजा भी आ गया, ज़का अशरफ आ गया, नसीम अशरफ वगैरह इस पे चलते रहे हैं। तो ये तो जो भी आएगा वो अपना फेवरेट लाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम बात करते हैं कि जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो जूनियर लीग है उसमें भी रमीज राजा को इतनी ज्यादा फेवर नहीं मिलेगी क्योंकि काफी बड़ा पैसा उस पर जाया हुआ और उसके इतने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट जूनियर लीग में भी पैसा जाया किया गया। बहुत शुक्रिया। साबिक एक्सट्रैक्टर अब्दुल रऊफ हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, उनका यही कहना था कि पीसीबी में भी हम देख रहे हैं इस वक्त पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। बहरहाल उम्मीद है करते हैं कि हमें थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, पाकिस्तानी जो टीम है वो अच्छी क्रिकेट खेलेगी, फॉर्म में दिखाई देगी और जो मसाइल है वो जल्द खत्म होंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। रो करेंगे कराची की सियासत का, जिसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है। एमक्यूएम को दोबारा यकजा करने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से संजीदा कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। एमक्यूएम जो कि सरबराह मुत्तहिदा के इदारों और रियासत मुखालिफ बयानिया के बाद मुख्तलिफ धड़ों में बट गई थी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि कराची और हैदराबाद से एक वक्त में कौमी असम्बली की 25 सीटें रखती थी, हमने देखा कि कैसे उनकी मकबूलियत 2018 के इलेक्शन में कम हुई और ये 6 सीटों तक महदूद हो गई। बिल्कुल। और दूसरी जानिब कामरान टिसोरी के गवर्नर सिंध बनने के बाद जो सूरत हाल है वो ये सोचा गया कि यही एक मौका है कि कराची की सियासत में एमक्यूएम की जो कमजोर पोजीशन है उसको एक मर्तबा फिर से बहाल किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एमक्यूएम को इकट्ठा करने का मकसद किसी जमात का जो जोर है वो तोड़ना है। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जो तमाम दोस्त हैं उनसे मैं गुजारिश कर सकता हूं कि किसी को मजबूर नहीं ऑब्वियसली कर सकता, आपस में उलझने लड़ाई झगड़े से सिर्फ कराची का नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान होगा। उनका मजीद क्या कहना था, स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बात तो दुरुस्त है, हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा धड़ों में बढ़कर कमजोर हुई है। कामरान टिसोरी के गवर्नर बनने के बाद इसको इकट्ठा करने का ख्याल भी आया है। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त मुत्तहिदा के जो तमाम धड़े हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर तैयार हैं कि इस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार से भी बात हो चुकी है? जी देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो तकरीबन पिछले 3 सालों से ये बात मुख्तलिफ इजलास में, जलसों में, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ये बात करते रहे हैं खुले दिल से कि जो भी किसी भी वजह से मुत्तहिदा से दूर हो गया था या अलहदा उन्होंने अपनी एंटिटी बना ली थी, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और जब चाहे वो हमारे पास आ जाएं और आकर हमारे हाथ को मजबूत करें और आकर काम करना शुरू करें। आइन और कानून जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बना हुआ है उस पैरामीटर में रहते हुए, तो ये तो पहले दिन से हमारी ऑफर थी और बहुत सारे लोग जो गए थे वो आ भी गए, वो मुख्तलिफ जमातों में गए और आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ औकात में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उनको वेलकम भी किया। जो कल फारूक भाई के साथ थे या पीएसपी के साथ थे, तो वो लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आए और उनको हमने खुशामदीद कहा। उस वक्त की राब्ता कमेटी जो उनकी थी उनके 3 लोग आए तो उनको भी हमने वेलकम किया और वो यहाँ पे आज हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो दरवाज़ा खुला है और अब शायद सीरियसनेस के साथ उन लोगों ने सोचा है इन बातों को कि जो शहर के हालात हैं, जो इस वक्त सिंध के हालात हैं, ये इस बात का मुतकाजी है कि सब मुत्तहिद होकर, तो शायद उन्होंने इस बात को सोचने के बाद इस बात पर गौर किया हो कि हाँ अब इस वक्त की जरूरत है कि सबको मिलके चलना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है अगर वो आएंगे तो हमारा। अच्छा अबू बकर साहब, एक सवाल जो कि बहुत अहमियत का भी हामिल है और बार बार जिसकी हमें गूंज भी सुनाई दे रही है, आपके हर बंदे से भी हो रहा है कि जो बानी मुत्तहिदा है वो भी इस इंजमाम में शामिल है, क्योंकि यही बात सामने आ रही है। ये सवाल करने की जो वजह है वो यही है कि बानी मुत्तहिदा की जो रियासत मुखालिफ जो स्टेटमेंट सामने आ रही थी, तो एक हल्का ये समझता है कि एमक्यूएम बानी मुत्तहिदा के बगैर ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकती है। आप इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं देखें जी, हमने तो 22 अगस्त को एक फैसला किया था और उस 22 अगस्त के बाद से आज हम अपनी जमात को लेकर चल रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं और इस तरह की कोई चीज हमारे सामने नहीं है। हम अपने 22 अगस्त के उस फैसले के मुताबिक अपने आप को लेकर चल रहे हैं और जो लोग भी इस पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी वजह से वो मुत्तहिदा से दूर हो गए थे या कर दिए गए थे, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और वो आए और काम करें। जहां आपने बात की है, लेकिन आप ये देखें कि एमक्यूएम लंदन का अगर ट्विटर अकाउंट देखें तो वहां से मुसलसल ट्वीट्स की जा रही हैं, काफी एक्टिव हैं वो ट्विटर पर। तो इस हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? तासुर तो यही सामने आ रहा है कि बानी मुत्तहिदा के लिए भी कोई गुंजाइश तो पैदा की जा रही है। देखिए, ट्विटर पे अगर सियासत चल रही होती तो फिर तो मेरे ख्याल से बहुत से ट्विटरिस्ट जो है ना कामयाबी हासिल कर लेते, उनका हक है, वो अपने तौर पे कर रहे हैं काम। लेकिन हमारा इन चीज़ों से, हम तो अपने यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। हम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मतलब आप इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि बानी मुत्तहिदा इस इंजमाम का हिस्सा कभी भी नहीं होंगे, ये फैसला आपका अटल है?
ये मैं नहीं कह रहा कि अटल है या नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी फिलहाल कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई ऐसी चीज ज़ेरे गौर नहीं है। लिहाजा हम तो MQM पाकिस्तान, जिसकी सरबराही और कन्वीनरशिप खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है, उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और सियासत में मौजूद हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं और वो आए हमारे साथ काम करें। अच्छा अबू बकर साहब, PTI की जानिब से जो एक तासुर सामने आ रहा है, खासकर अगर ट्विटर का आपने भी तस्करा किया, ट्विटर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव जो इख्तियार किया गया है वो यही है कि इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट करने के लिए, जो उनकी एक बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है, इसलिए तमाम जमातों को एक मरतबा फिर से यकजा किया जा रहा है और ये सब कुछ किसी एक खास शख्सियत के कहने पर प्लान किया जा रहा है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत चीज़ होती रही है। मिसाल के तौर पे इससे पहले बेनज़ीर साहिबा जब जिंदा थी तो पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन वो कट साइज हो गए और अब सिंध तक महदूद हैं। तो सियासत के अंदर हमारे साथ तो जिस किस्म का रवैया अख्तियार किया गया और जिन बहरानों से हम गुजरे हैं और अभी हनूज गुजर रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारा वजूद न सिर्फ बाकी है, बल्कि हम सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में अपनी हैसियत को बरकरार रखे हुए हैं। इतना सब कुछ जो हमारे साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है, अगर किसी और जमात के साथ होती तो शायद वो अपना वजूद भी खो चुके होते। PTI के साथ तो अभी पार्टी शुरू हुई है। तो आप ठीक है कि पॉपुलरिटी की बात है या एक वेव चला हुआ है, लेकिन अभी सियासत उनकी इतनी पुरानी सियासत नहीं। हमने तो 32 साल बहुत कुछ झेला है ना। तो अभी मैं समझता हूं कि PTI को साइड करने के लिए जिनकी भी सोच होगी, हम तो अपनी सियासत कर रहे हैं। और अगर हमारे बिखरे हुए लोग, टाइम कम है तो आपसे जानना ये चाह रहे हैं, जो मुत्तहिदा के जितने भी धड़े अब यकजा होंगे या किए जा रहे हैं, इसके बाद इसकी पार्टी की सरबराही कौन करेगा? मुख्तलिफ नाम है, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार या फिर मुस्तफा कमाल साहब। देखिए, ये बात तो तय है, रोज़े अव्वल की तरह रोशन है कि कोई भी आएगा हमारे पास, सरबराही उसी के पास होगी जिसका नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी है। और ये बात तय है और वो बिल्कुल क्लियर कट जिनसे भी बात होगी, जो गवर्नर साहब इस मामले में पड़े हुए हैं, गवर्नर साहब भी इसमें काविशें और कोशिशें कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हमने भी अपने गवर्नर साहब को कहा है कि कोई भी अगर आते ही हमारे तंजीम में आए, बिल्कुल वेलकम, लेकिन उसकी सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी अब भी कन्वीनियर है और जो कोई भी आएगा उनके साथ मिलकर उनके नीचे काम करेगा। सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास ही होगी। बहुत शुक्रिया। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ही होंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि हमारा जो अटल फैसला है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ही हमारे साथ होंगे। अबू बकर साहब हमारे साथ ही हैं। आपसे लास्ट कमेंट भी अनवार क्लोजिंग से पहले जानना चाहेंगे, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सर जरा बताइएगा। जी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमारा पहले दिन से एक ही स्टांस है और इस वक्त भी हम हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं। सुबह 9 बजे एक पिटीशन लगी हुई हमारी, वही डीलिमिटेशन के हवाले से, जो गैर आनी तरीके से एक बेंच जो मुकम्मल नहीं था उसने फैसला दिया था। तो बल्दियाती इलेक्शन हम कहते हैं कि कल करा लें, जिस तरह इस्लामाबाद में कहा है ना, तो वहाँ तो नहीं होगा। हम तो 24 घंटे में करने के लिए तैयार हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो डीलिमिटेशन में इस शहर के अंदर ज़्यादती की गई है और जिस तरह से कहीं पे 30,000 पे यूसी बनाई गई और कहीं पे 90,000 पे यूसी बनाई गई है, तो ये जर्मंड्रिंग जो की गई है इसका खात्मा हो और उसके बाद इलेक्शन हो। उससे पहले अगर इलेक्शन होता है तो फिर पार्टी बैठ कर सोचेगी कि फिर उसमें, जैसे कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फिर हम सोचेंगे कि हुकूमत में रहते हुए हम इलेक्शन में हिस्सा लें या हुकूमत से बाहर आने के बाद। तो ये क्लियर स्टांस हमारा है कि जो डिलिमिटेशन के हवाले से यूसी उसका इजाफा किया है और उसके अंदर एक मखसूस तरीके से अपने आप को मजबूत करने की भी इस पार्टी ने कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा MQM पाकिस्तान से मोहम्मद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अनवार, अभी जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं और MQM को जो यकजा करने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद अवाम के लिए क्या होगा, कराची वालों के लिए क्या होगा, उनके हालात या नसीब बदलेंगे या नहीं बदलेंगे या फिर सियासत ही होती रहेगी। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जय विदास। वर्ल्ड
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और प्रोग्राम में आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी खूबसूरती के हवाले से हम बात ना करें और ऐसा हो नहीं सकते। और फिर जनाब सर्दियां हैं, मैं कहने लगी थी गर्मियां हैं, बहुत ठंड है, काफी ठंड है आज, बहुत ठंड है। तो ऐसे में विंटर्स में जो जिल्द है बाद वो क्रैक होना शुरू हो जाती है और स्किन के जो बेतहाशा मसाइल है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और स्किन की एक कंडीशन होती है, गालिबन बहुत सारे लोग शायद इसके जो सिम्टम्स हैं उससे वाकिफ होंगे, एक्जिमा जो हमें हो जाता है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है, साफ सुथरी चाहिए, अपना जो फेस है, जो रंगत है वो हमें गोरी चाहिए। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारे एशिया में। गोरा टैन होना चाहता है, जो टैन है वो गोरा होना चाहता है। क्रीम्स लोग यूज करते हैं जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोगों को होता है कि अपनी खूबसूरती में इजाफा करें। और ऐसा ही क्यों लगता है नबिया कि रंग सफेद ही होगा तो ही खूबसूरती में इजाफा होगा। ये सिर्फ एशिया में है, हमारे यहाँ खूबसूरत बच्चा वही है जो गोरा हो। पैदा होते ही जो बड़े आसपास के लोग होते हैं ना, ये तो बड़ा गोरा है, ये बड़ा सांवला है, ये ठप्पा लग जाता है उसके ऊपर। जबकि मैंने वही बात की ना कि वेस्ट में जो गोरा है वो टैन होने के लिए सनब्लॉक लगाकर आप देखें कि वो धूप पे लेटा होता है। तो कोई भी इंसान किसी भी हाल में बहरहाल खुश नहीं है। तो ये जो एक्जिमा जिस हमने कंडीशन का बात की है जो स्किन कंडीशन है, इसके हवाले से डॉक्टर ईमा शाहीन हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल, तवील डिस्कशन और एक ये लंबा टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज इस सेगमेंट में बहुत सारे इसके पहलू जानने की कोशिश करें। एक्जिमा क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, ताकि जो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सिम्टम्स से वाकिफ होंगे, इसके नाम से वाकिफ नहीं होंगे, उनको गाइड कीजिएगा। अच्छा नबिहा, इस तरह है कि आपने जैसे खुद कहा कि दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर बुक्स हैं, लाइक इसको एवरेज करना इज़ डिफ़िकल्ट। दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो एक पब्लिक इंटरेस्ट की, आम लोगों के इंटरेस्ट की बात है और जो उनके कंसर्न्स हैं उसके मुतालिक जितना शॉर्ट और कॉन्साइज में बता सकूं बताऊं। एक्जिमा जिन लोगों को नहीं पता, उर्फ आम में उर्दू में मुझे चंबल भी कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ मैं अपने आप को लिमिट करूंगी, रिस्ट्रिक्ट करूंगी उस टाइप तक जो कॉमनली आती है। स्पेशली जैसे आपने विंटर सीजन की, सर्दी के मौसम की बात की, हमारे यहाँ स्पेशली लाहौर में विंटर सीजन इज़ वेरी वेरी ड्राई, बहुत ड्राई होता है और ड्राइनेस के साथ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं। इसलिए विंटर स्टार्ट होते ही हम बारिश की दुआएं शुरू कर देते हैं कि फॉग भी कम हो जाए और बीमारियाँ भी कम हो जाए। जहाँ और बहुत सारी बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी एलर्जीज तो बहुत कॉमनली टॉक्ड अबाउट हैं। स्किन की जो बीमारियां, उसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है वो ये एक्जिमा है। एक्जिमा की जो कॉमन प्रेजेंटेशन है, यानी जिस तरह वो आता है, जिस तरह वो आपको इफेक्ट करता है, वो ये कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। खुश्क होने के साथ उस पर एक वाइट वाइट सी हो जाती है, आपको खिंचती हुई थोड़ी महसूस होती है और ये किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर हो सकता है। उसके बाद इस पर खारिश होती है। खारिश का ये है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त शदीद खारिश तक जा सकती है। जब आप खारिश करनी शुरू करते हैं तो हम इसको कहते हैं मीठी मीठी खारिश, क्योंकि मज़ा आना। कंटेजियस भी है ये? नहीं, ये कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपके आने से पहले मेरी बात हो रही थी अनवार से कि ये बेसिकली इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो मैं इस कॉमन एक्जिमा की बात कर रही हूँ उसका थोड़ा सा जेनेटिक रोल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% ही बच्चों में जाएगा, लेकिन अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो ये लेटर ऑन और जनरेशंस में और आ अगर सकता इसको ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को नाम ही नहीं पता है, तो फिर इसके क्या मतलब एंड पे हम जाके देखें कि क्या मजीद नुकसान हो सकता है इसका। अच्छा, इस तरह अनवार के आपने जैसे बात किया कि स्मूथ स्किन और इस तरह की साफ सुथरी चमकदार सबको चाहिए। अगर एक्जिमा हम प्रॉपरली मैनेज ना करें, यहाँ मैं ट्रीटमेंट की बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कई टाइप्स ऑफ एक्जिमा ऐसी हैं कि अगर आप ये कहें कि हम कोई दवाई दें और बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। आपको एक थोड़ी सी रूटीन अपनी एक फिक्स करनी पड़ती है स्किन केयर की, उसके साथ ये बहुत अच्छा कंट्रोल में रहता है। तो इस तरह है कि अगर आप वो करें तो आपकी स्किन पे सबसे पहले तो कोई खारिश नहीं होगी, उस तरह की वो सख्ती खुरदरापन नहीं आएगा, कोई निशान नहीं बनेगा। और अगर निशान बन गया, अगर आप उसको ट्रीट करें टाइमली तो वो निशान ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको संभाल के रखेंगे और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो परमानेंट, क्योंकि हमारी स्किन में ये निशान काला पड़ना ये हमारी स्किन का एक ड्रॉबैक है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं कि उसमें थोड़ा काला सा निशान, जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, वो पड़ जाता है और फिर उसको जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लोग बहुत इसको अक्सर मिक्स भी कर जाते हैं विद स्केबीज, और दोनों टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो लोग अगर खारिश हो रही है या इचिंग हो रही है तो उनको एक्चुअली उसको समझ पाना, क्योंकि अनवार वाली बात के वो डॉक्टर्स के पास जाने का रुझान नहीं है, खुद से ट्रीट किए जा रहे हैं, डिफरेंट तरह की क्रीम्स लगा लेती है,
पॉलीफेक्स लगा लेते हैं, वैसलिन्स लगा लेते हैं और खुद से घर पे क्योर किया जा रहा होता है। तो स्केबीज और एक्जिमा बेसिकली दो डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं या स्किन कंडीशन इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका इलाज भी डिफरेंट है। अब इस तरह है कि जैसे आपने सबसे पहले बात की थी कंटेजियस की, यानी एक दूसरे से लगने की। स्केबीज एक ऐसी बीमारी है जो एक छोटे से कीड़े जो आंखों से नेकेड आई से बगैर किसी माइक्रोस्कोप के नजर नहीं आता, वो फैलती है, यानी एक से दूसरे को तीसरे फैलती जाएगी। उसका ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली डिफरेंट है, और अगर वो वंस प्रॉपरली ट्रीट हो जाए, यानी आपने सही ट्रीटमेंट ले लिया है, तो प्रोवाइडेड कि जिस तरह आपको नज़ला जुकाम दोबारा लग जाता है उस तरह किसी और जगह से आपको लग गया तो लग गया। जबकि एक्जिमा का जैसे मैंने पहले भी बात की है कि आपको रूटीन केयर में लाना पड़ता है। वहाँ एक दो बातें मैं एक्जिमा के मुतालिक आपको मेंशन करना चाहूंगी कि स्पेशली सर्दी में बहुत ज्यादा हॉट शावर लेना, यानी बहुत तेज गर्म पानी का इस्तेमाल, मजा बहुत आता है, सबको लगता है कि हम सौना के अंदर खड़े हैं, पर ये ड्राई करता है स्किन को। बहुत ज्यादा साबुन सोप का इस्तेमाल, फिर एंटी बैक्टीरियल्स का हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ नामों से आते हैं, बहुत ज्यादा रुझान है। लोगों को ये भी लगता है कि हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी, इस वजह से बीमारियां नहीं होंगी। और उसके अलावा ये है कि एंटी बैक्टीरियल की जितनी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है तो एवरीबडी इज कन्विंस्ड कि हमें यूज करना चाहिए, वो भी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई करता है। टीवी पर तो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि मुख्तलिफ क्रीम्स मौजूद हैं, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि रिक्शों के पीछे कुछ इस तरह के बैनर्स लगे होते हैं जिस पर ये मेंशन होता है चंबल के हवाले से या फुलबेरी के हवाले से, क्योंकि ये जो चंबल और फुलबेरी है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम इसमें कि कौन सा वाले मर्ज में वो लाहक हैं। तो ये जो रिक्शों के पीछे मेंशन होता है कि ये टोटका या ये क्रीम यूज करें जिसमें यकीनी तौर पर स्टीरॉइड्स, शर्तिया इलाज, स्टीरॉइड्स जिसमें ऐड होते हैं, तो वो तो यकीनी तौर पर नुकसानदेह हैं। तो डॉक्टर से ही रुजू करना चाहिए या लोगों को टोटकों पर ही जिंदगी गुजारनी है? देखिए, बात इस तरह है कि जैसे आपने कहा कि फुलबेरी से कंफ्यूज करना, स्किन का पेशेंट जब भी हमारे पास आता है, ये स्किन का स्पेशलिस्ट ये बता सकता है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। और कई दफ़ा ये कि हमें भी क्योंकि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स किए होते हैं या बहुत लंबे अरसे से कंफ्यूजन होता है, तो फिर हम कभी कुछ टेस्ट वगैरह भी करते हैं। ये जो जिसको धदरी या दाद कहते हैं वो भी कंफ्यूज हो सकता है एक्जिमा के साथ। जैसे वाइट निशान आपने कहा, उसे हम पिट्राइसिस एल्बा कहते हैं, उसे अक्सर वो बच्चों में आता है, उसको कहते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बात आपने की क्रीमों की, अब मैं ये कहना चाहूंगी कि डर्मेटोलॉजिस्ट बदनाम है इस चीज़ के ऊपर कि हम बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स का यूज मैं ये नहीं कहूंगी कि वो एक बिल्कुल क्रॉस है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो आपको डॉक्टर ही समझा देता है। अब इसमें यह है कि फुलबेरी हो या एक्जिमा हो, उसके ट्रीटमेंट में हम भी स्टेरॉइड्स यूज करेंगे, लेकिन चेहरे पे लगाने वाला स्टेरॉइड, बॉडी पे लगाने वाला स्टेरॉइड, फिर उसको कितने अरसे तक लगाना है, कितनी दफा लगाना है, ये चीजें मालूम होना पेशेंट को बहुत जरूरी है, वरना आप अपने फायदे के बजाय नुकसान कर लेंगे। विंटर्स है, सर्दियां है, धूप निकल नहीं रही, ऐसे में हमने एक्जिमा की भी बात कर रहे हैं, और कपड़ों का कितना ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग चोर होते हैं, ये बात शायद कहना किसी को ऑफेंड करे या नहीं करे, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग क्लीननेस का उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं। और स्पेशली जब आपको एक सर्टेन स्किन कंडीशन आपके पास है, तो क्लीननेस का कितना ख्याल रखना है, कपड़े कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज करने हैं, और मतलब वॉश भी होने चाहिए। बस ये भी देखना है कि एक्जिमा है या फुलबेरी है, ये किसी के टच करने से तो नहीं ये फैलती। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि वो जैसे कि नहीं होगा। एक्जिमा और फुलबेरी की इन दो चीजों की जिसकी आपने बात की है, विटिलाइगो और एक्जिमा, या ये हम जो इसको फुलबेरी कहते हैं विटिलाइगो को, तो ये चीज़ें जो है ये जेनेटिक आ सकती हैं। मैं अगेन ये कहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता किसी को है तो आप ये परेशान होकर ना बैठ जाएंगे हमारे सब बच्चे इफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आ सकती है, इसका जेनेटिक रोल है। लेकिन इसका ये कि टच से हो जाएगी या उसका कपड़े पहनने से हो जाएगी या उसके बिस्तर में सोने से हो जाएगी, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इसमें बिल्कुल आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। रह गई बात कि क्लीननेस का कितना ध्यान रखना है, अब यहाँ पे मैं एक बात इंपॉर्टेंट यही कहूँगी कि हम अपने आप को इतना रगड़ रगड़ के साबुन ना लगाएं कि हमारी स्किन की जो नेचुरल ऑयल्स हैं सारे वो खत्म हो जाएं। नहाने के बाद हल्की सी जो डैम्प स्किन होती है, लाइक टॉवल ड्राइड के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो सर्दी में आई वोंट गो फॉर एनी कमर्शियल नेम, लेकिन सिंपल जो आपकी पेट्रोलियम जेली होती है उसको लिक्विड पैराफिन एक ऑयल अवेलेबल होता है, उनको मिक्स करके आप बॉडी पे लगा सकते हैं और आपकी स्किन एडिक्वेट, लाइक ये आपके सर्दियों के मौसम का मॉइस्चराइजर है, जिसे गर्मियों में ग्लिसरीन पानी लगा सकते हैं। तो ये आपकी स्किन को एक सेहतमंद रखने में, एक्जिमा से बचाने में काफी हेल्पफुल हो सकती है। जो लोग इस इशू को फेस कर रहे हैं उनके लिए कोई अलग से कोई डाइट प्लान, उन्हें किस चीज से एहतियात करनी चाहिए, क्या चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए खाने में?
अच्छा, खाने में जहाँ तक बात है, खाने में आप रूटीन हेल्दी डाइट, आजकल हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाइड्रेशन के साथ आप मॉइस्चराइजेशन को कंफ्यूज करते हैं लोग। हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी उसकी इंपॉर्टेंस को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, उसको आप बिल्कुल एक साइड पे नहीं रख सकते, लेकिन एक्जिमा में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, जो अभी हमने इसको एंडोजिनस या जो एक मरूसी टाइप का एक्जिमा, और टाइप्स के भी होते हैं, वो ये होता है कि कोई केमिकल लगाने से, जिनमें आपके केमिकल्स में खास तौर से कोई परफ्यूम या कलर मौजूद है, उनसे एलर्जी हो रही थी। लेकिन ज्यादा जो ये एक्जिमा की बात होती है, ये वो एटोपिक एक्जिमा या स्किन ड्राइनेस है, उसको आप कोई चीज लगाकर, मॉइस्चराइजर वगैरह लगाकर बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये हमने स्किन की बात की, ये बालों में भी बढ़ सकता है या जा सकता है एक्जिमा, और वो भी क्या खतरनाक एक सिचुएशन है? फिर आप एक ट्यूब्स या क्रीम्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, बालों को डैमेज कर सकता है? अच्छा, जैसे आपने अभी बात की है कि लाइक स्किन, बालों के नीचे भी आपकी सर की स्किन या स्कैल्प जिसको कहते हैं, सर की जिल्द मौजूद है। अक्सर लोग इस तरह आते हैं कि हमारे सर में खुश्की है, लेकिन ये खुश्की उस खुश्की से डिफरेंट है जो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसमें यही है कि आपने अपने सर की जो जिल्द है उसको जरूर मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज करने के लिए आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब ये है कि आप उसको बहुत जोर से बालों को तोड़ने के स्टाइल में ना करें, आप जस्ट सर की जिल्द में ऑयल लगा के उसको मॉइस्चराइज रख सकते हैं, तो आपको उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगेन, बहुत गर्म पानी ना इस्तेमाल करें। जब शैम्पू करने लगे, तेल लगा के, हमारे लोग खास तौर से लड़कियां बालों में से 3-3 दफा शैम्पू कर रही होती हैं कि तेल अच्छी तरह निकल जाए। वो तेल उसे थोड़ा सा सर में रहने दें, एक दफा शैम्पू काफी है। और शैम्पू जो है जब आप करें, वो ये है कि आप सिर्फ स्कैल्प को यानी सर की जिल्द को शैम्पू करें, बाकी बालों के ऊपर थोड़ा बहुत जो लग जाता है उसे लगने, अगर आप उसे बार बार धोएंगे तो वो बहुत ज्यादा ड्राई होंगे तो वो टूटेंगे, वो अनरूली लगेंगे, उसमें मसला फिर क्रिएट हो जाता है। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो, क्योंकि हम बच्चों में केसेस अब बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बच्चों के लिए स्पेशली क्या एहतियात है? अच्छा अनवार, इस तरह है कि जो ये स्पेसिफिक कॉमन टाइप ऑफ एक्जिमा, एटोपिक एक्जिमा या ज़ेरोसिस, ये स्टार्ट ही बच्चों में होता है। इसकी एज ऑफ ऑनसेट लेस देन 2 ईयर्स, हम जब डायग्नोसिस बनाते हैं यानी तशखीस करते हैं उसकी, लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर स्टार्ट होना निशानी है इस एक्जिमा की। तो उसके अंदर बच्चों में बात ये आती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यानी वो बलूगत की तरफ जाते हैं, एडल्ट्स बनते हैं, मेजॉरिटी में ये इम्प्रूव कर जाता है। कुछ परसेंटेज है 5 to 10% जिसमें परसिस्ट करता है, यानी ज्यादा खराबी में भी जा सकता है, बट मेजॉरिटी में इम्प्रूव कर जाता है। अब इसमें केयर में क्या करना है? केयर में अगेन ये है कि वो हॉट वाटर नहीं यूज करना, एंटीबैक्टीरियल्स नहीं यूज करने, बहुत ज्यादा साबन नहीं लगाना, मॉइस्चराइजर आपने जरूर यूज करना है। कपड़े जो मिक्स या रेशमी या सिंथेटिक जो कपड़ा होता है वो बच्चों को इस्तेमाल ना कराएं। अक्सर माएँ कहती हैं कि जो हमने जो गर्म कपड़े पहनाने हैं वो तो मेजॉरिटी मिक्स है, उसके लिए हल ये है कि आप नीचे कॉटन की पूरी लाइक वो बनियान की फॉर्म में जो हमारा नेटेड कपड़ा होता है वो शर्ट पहना के वो पहनाएं, फिर मॉइस्चराइज। ये जहन में रखें कि ये कंडीशन दिस इज देयर। ठीक है। अच्छा, चूंकि विंटर्स हैं और बहुत सारे लोगों के मसाइल भी हैं, तो एक और बहुत आम कॉमन मसला जो है, अगर पैरों की बात करें, चूंकि विंटर्स हैं, नमी का जो तनासुब है वो वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा है, धूप भी हमारा भी बहुत कम निकल रही है, तो ऐसे में कुछ लोगों की बैड स्मेल भी आती है। अक्सर जूते उतारते हैं कुछ लोग तो बहुत स्मेल आती है, नमी होती है, क्या रीजन है, और इचिंग के प्रॉब्लम भी होते हैं, तो किस तरीके से अपने हाथों और पैरों की स्किन का या इन पार्ट्स का ख्याल रखा जाए? देखिए, हाथों और पैरों का एक तो वही जो आपने बात की हाइड्रेशन की, सर्दी में थोड़ा सा ये होता है कि हम अवॉइड कर रहे होते हैं, पानी कम से कम पिए। उसके बाद गर्म मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। गर्म मशरूबात जो हमारे हैं, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब ऐसे हैं कि बॉडी से पानी को निकालते हैं पेशाब की फॉर्म में, तो और ज़्यादा आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप थोड़ा वार्म करके सादा पानी का इंटेक अपना ज्यादा रखें। दूसरी चीज जो ड्राइनेस की है वो अगेन आपने मॉइस्चराइज करना है, ठीक, और जब भी वॉश करें उसके बाद आप अपने बेसन के ऊपर कोई मॉइस्चराइजर पंप बॉटल रख लें, उसके साथ आप उस मॉइस्चराइज कर सकते हैं। खास तौर से जिनका ज्यादा हैंड वॉशिंग का काम है, कोई ये सलून्स वाले होते हैं, बहुत सेंसिटिव स्किन भी है खवातीन की होती है, बिल्कुल ऐसा है, आप उस पर मॉइस्चराइजर लगाएं, उससे बेहतर रह सकता है। सॉक्स वगैरह का ये है कि कुछ लोगों को पाँव में स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है कॉटन सॉक्स का यूज करें तो वो जरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन बात है या सिचुएशन है, खवातीन मैंने यूजुअली ऑब्जर्व किया है कि ख्याल नहीं कर रही होती, क्योंकि हाउसवाइफ हमारे यहाँ ज्यादातर है परसेंटेज खवातीन की। ऐसे में जो डिश वॉशिंग का काम है, कपड़े धोने का काम है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ खवातीन खुद ही सारे घर के जो अमूर खाना है वो निभा रही होती हैं। ग्लव्स का इस्तेमाल
मैंने शायद ही कभी किसी को देखा हो, बहुत ही कोई अवेयर खातून होगी तो शायद वो ग्लव्स कपड़े धोते हुए या बर्तन वॉश करते हुए शायद यूज करेगी, तो स्किन ऐसे में बहुत सेंसिटिव और सॉफ्ट हो जाती है। तो कितना जरूरी है कि ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि आपने कहा कि पानी का इस्तेमाल जो खवातीन का बहुत ज्यादा है, उनकी स्किन सेंसिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, इस तरह है नबिया कि जिस तरह आपने बात की, अगेन मैं एक और टाइप ऑफ एक्जिमा पे आऊंगी जो आपको हम कहते हैं इसको हाउसवाइफ एक्जिमा है। अच्छा। जो हाथों में, और इसका नाम ही हाउसवाइफ एक्जिमा है कि आप ये बर्तनों के, कपड़ों के जो क्लीनिंग के काम जब आप करते हैं तो आपकी स्किन बार बार वेट भी होती है, उसके बाद आप डिटर्जेंट्स यूज कर रहे होते हैं। डिटर्जेंट का काम बेसिकली है ऑयल को उतारना, तो आपकी स्किन के भी ऑयल को उसी तरह उतारेगा। तो अगर आप पहले से किसी एक्जिमा का शिकार हैं तो ज्यादा चांस है, और अगर नहीं है तो फिर भी ये चांस है कि आपकी जो स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर जो थी ऑयल से, जो कुदरत ने, खुदा ने बनाई है, वो उतर जाती है। तो जो भी एलर्जीज हैं वो ज्यादा होंगी, फिर आपके हाथों में खारिश होगी, प्रॉब्लम होगी। ग्लव्स का इस्तेमाल एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है। अगर आपको एक्जिमा नहीं भी होता तो सारी खवातीन चाहती हैं उनके हाथ पांव खूबसूरत रहें, तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों को उस रबर से एलर्जी हो सकती है या वो आपको स्टिकी फीलिंग होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि नीचे कॉटन के ग्लव्स पहन के ऊपर किचन ग्लव्स, अब अक्सर लोग ये जो डॉक्टर्स के इस्तेमाल के लेटेक्स ग्लव्स हैं वो यूज करने लगते हैं, वो इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। आप वो जो किचन के प्रॉपर वो ग्रीन या पिंक या इस टाइप के कलर्स में होते भी वो लंबे, उसके नीचे कॉटन ग्लव्स पहन के फिर आप इस्तेमाल करें। शुरू में मुश्किल होगी, ऑब्वियसली हाथ का टच का वो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी, आप एक्जिमा से भी बच जाएंगे और आपके मैनी पैडी का खर्चा भी कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्किन के हवाले से अक्सर लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है फेस पे, जैसे कि आपने जिक्र किया बारहा आपकी कॉन्वर्सेशन में कि जब ड्राई स्किन है या आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, पैर हो गए, हाथ हो गए, ड्राई है, तो वो डिफरेंट स्किन कंडीशन जो है वो वर्स्ट हो सकती हैं। ऐसे में बहुत सारी खवातीन, या मेरे पास भी एक स्टीमर पड़ा हुआ है, हम जब स्टीमर का इस्तेमाल करें तो स्किन में वक्ती तौर पे बड़ी सॉफ्ट महसूस होती है और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्किन बेहतर हो चुकी है, ड्राइनेस दूर हो चुकी है। तो इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है और कितना किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की जो ज़्यादती है ऑब्वियसली वो डैमेज कर सकती है। अच्छा, स्टीमर की जैसे आपने स्टीम की बात की, स्टीम से यही है कि आपका हीट होती है, हीट से आपका पोर्स थोड़े से ओपन हो जाते हैं, ब्लड फ्लो स्किन में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लाइक आप बहुत ज्यादा हीट अपनी स्किन को दे रहे हैं, तो फिर उससे वो जो क्रॉनिक डैमेज, जिसको कहते हैं कि क्यूमुलेटिव डैमेज, के बार बार हीट से, एक्सपोजर से जो डैमेज होगा वो हो सकता है। तो कीप इट इन मॉडरेशन, मैक्सिमम हफ्ते में एक बार, या अगर आपको बहुत अच्छा महसूस है, इट्स जस्ट अ फील गुड थिंग, आपकी स्किन के ऊपर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लाएगा, लेकिन आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है। और ये जो रंग गोरा करने के हवाले से जो क्रीमें मार्केट में दस्तयाब हैं, उसको किस तरह से रेट करेंगे आप? देखिए, रंग गोरा करने के अगर मेरे पास, क्योंकि आपने जैसे बात की कि मेजॉरिटी, अगर खवातीन की बात करें, मैं कहूँगी खवातीन नहीं, ये एक जनरलाइज ट्रेंड है, इसको जेंडर बायस में मानता है, हर शख्स गोरा होना चाहता है। यहाँ पे एक पता नहीं किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, बहरहाल उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी उनकी विशेष और वो हैं। मैं वाइटनिंग क्रीम्स के, चाहे आप ये भी कहें कि वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड है, इसमें कोई स्टीरॉइड नहीं है, मैं पर्सनली बिल्कुल हक में नहीं हूँ। अगर कोई बहुत ज्यादा कहता है कि नहीं मुझे करना ही है, देन आई आस्क देम कि ये वाली कर लें, एटलीस्ट अगर फायदा ना हो तो डैमेज भी ना हो। क्विकली पूछना चाहूंगी, टाइम कम है, फिर क्लोज करना है सेगमेंट प्रोग्राम को। जिन खवातीन के जो नकल्स हैं वो डार्क हो जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं, क्या वो किसी खास तरह की डिफिशियंसी होती है? अक्सर सुना है कि आयरन डिफिशियंसी है, फ्लाना डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से नकल्स ब्लैक हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और बहुत ऑड भी समटाइम फील होते हैं, और खवातीन को पता ही नहीं होता, या मर्दों को भी, कि ये एक्चुअली क्यों हो रहा है। देखिए, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें करूंगी, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन वंस हैं, वक्त की दामन, वक्त की तंगी को मद्देनजर रखते हुए, उसमें यह कि एक तो ये जो ड्राइनेस वाली बात है, जब आपकी स्किन ज्यादा ड्राई होगी तो आपकी ये फ्रिक्शन ज्यादा होती है, फ्रिक्शन की ये वही पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, यानी जहां चोट लगती है वहां पिगमेंटेशन या कालापन आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक कंडीशन है एकंथोसिस निग्रिकेंस हम कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारे पाकिस्तान में, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन है, इंसुलिन से रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से स्किन की कंडीशन आती है जिसको हम एकंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। अब उसके ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं, बिल्कुल बेहतर हो सकती है, बट उसको आप इम्पोर्टेंस दें, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और उसको थोड़ा सीरियसली लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डर्मेटोलॉजिस्ट एमा शाहीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और यकीनी जो सेशन है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा है हमारे लिए भी कि किस तरह से हम अपनी स्किन को बेटर रख सकते हैं, एक्जिमा से, फुलबेरी से बच सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल, बच्चे दो ही अच्छे, ये जो खानदानी मंसूबाबंदी की टैगलाइन है ये चकनाचूर कर दी। बिल्कुल, ये पसंद नहीं आई है जान मोहम्मद साहब को, या शायद फिर उन्होंने ये लाइन सुनी ही नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा चले सोचें थोड़ा सा, आपको हम टाइम देते हैं कि कितने बच्चे होंगे जान मोहम्मद साहब के। 3 इनकी शादियां मैक्सिमम, जरा अगर कोई आपके आसपास तुक्का लगाओ पाकिस्तानियों, जरा सोचोगे कितने बच्चे होंगे एक शख्स के। माशाल्लाह से 60 बच्चे हैं नबिया, इनके 60 बच्चे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो इनका नाम अब तक आ चुका होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया मेरे ख्याल से, तो आ जाना चाहिए। नाम अभी भी नहीं ले रहे रुकने। अच्छा कह रहे हैं साहब के सेंचुरी मुकम्मल करेंगे भाई, बच्चे ना हो गए कोई मतलब बल्ला हो गया और कोई खेल के मैदान में उतरे हुए भाई। बिल्कुल। और आप ये देखें कि उन्होंने जो अभी उनके जो बच्चा पैदा हुआ है ये 1 जनवरी को ही, तो उसका नाम भी उन्होंने रखा है खुशहाल, हाजी खुशहाल खान। अच्छा खुशहाल खानदान हम अपना गो थ्रू कर रहे थे, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने गलबन की है, हमारे प्रोड्यूसर साहब शायद नवीद ने की कि भाई नाम कैसे याद रखते होंगे 60 बच्चों का, से याद रखते होंगे? तो नंबर 1 2 3 करके ही शायद गलबन बुलाते होंगे। फरमाइशें किस तरह पूरी करते होंगे, इनका जो अपना बिजनेस है वो क्या है, किस तरह से घर के उमूर चलते हैं आजकल महंगाई के दौर में। अल्लाह देने वाला है, तो दे रहा है, लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में किसी के 60 बच्चे होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सेंचुरी मुकम्मल करना चाह रहे हैं, तो 3 बीवियां तो हो गई हैं। इंस्पिरेशन यहाँ पे मर्दों के लिए ये है जनाब की एक ही घर में 3 बीवियां रहती हैं और कह रहे हैं कि चौथी शादी भी करेंगे अगर अल्लाह की रजा हुई। ठीक है, और हम कोशिश वैसे ये करेंगे कि जान मोहब्बत से राब्ता भी किसी दिन करें, उन्हें अपने शो में भी बुलाएं, उनका एक्सपीरियंस ढूंढ के लाएं, इनसे बड़ी गुफ्तगू हो सकती है कि क्या भाई लाइफ में क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं। मुल्क के आप हालात देखें, यहाँ पे लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, आप है कि कुंबा बढ़ाई जा रहे हैं और 3 बच्चों की पैदाइश भी हुई है इनके। हाँ, जोक्स अपार्ट, लेकिन दिस इज अ सीरियस थिंग, मतलब कि मेरे ख्याल से इनकी बहुत ही संजीदा काउंसलिंग की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है। हमारे शो पे आएंगे तो हम ये जरूर पूछेंगे कि बच्चों के नाम आप याद कैसे रखते हैं। 60 बच्चे हैं आपसे। बिल्कुल। चले जी प्रोग्राम में बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और साल, अच्छा अनवार, ऐसा होता है कि जब नया साल आता है ना तो वो हम पिछले साल में जरा कुछ दिन थोड़ा सा फंसे रहते हैं, और जैसे कि अभी 2023 है तो काफी दिन तक मुंह से 2022 ही वही लिखेंगे, 2022 ही लिखेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जनाब नया साल आ चुका है, बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला आपके लिए, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस मुल्क के लिए तब अच्छा होगा जब इस मुल्क के जो बड़े हैं, जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, जो इस मुल्क की बाग दौड़ चलाने वाले हैं, जब वो अपना किबला दुरुस्त करेंगे, अपनी तरजीहात को तब्दील करेंगे और वाकई दिल से जब वो इस मुल्क के अवाम के बारे में कुछ करना चाहेंगे। तो आज हम उन्हीं के सितारे क्या कह रहे हैं, सितारे उनके गर्दिश में हैं या उनके लिए भी कुछ बेहतरी होने वाली है कि वो हमारे लिए भी कुछ बेहतरी कर सकें। और ये जो साल है ये हम मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकल सकेंगे, नहीं निकल सकेंगे, मज़ीद मुश्किलों में जाएंगे। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, एस्ट्रोलॉजर हैं सामिया खान। सामिया जी से अगर मेरी बड़ी प्यारी दोस्ती है तो मैं इनको जरा बहुत ही वार्म वेलकम भी कहना चाहूंगी, नियो पाकिस्तान में शिकवा भी करना चाहूंगी कि बड़ी देर से मैं इनकी मुंतजिर हूँ। तो बहुत सारा प्यार आपके लिए सामिया जी, और नया साल मुबारक हो, आपके लिए भी बहुत खुशियों भरा हो। लेकिन अवाम भी इस खबर की मुंतजिर है कि उनके लिए कब कोई अच्छी खबर आएगी। तो जो हमारे मुल्क के सियासतदान है, क्या उनके सितारे कह रहे हैं? सबसे पहले तो नबिया और नियो दोनों ही एन से शुरू होते हैं, और एन को ये वाला साल जो है मार्च अप्रैल से भाग लगाने जा रहा है, वक्त लगाने जा रहा है। तो जब वक्त उस वक्त में दुआ दीजिएगा, और जो है अल्लाह के हुक्म से जो है ये शुक्र नबिया, एक तो आपको देख के वैसे दिल मेरा बाग गार्डन हो गया है। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और आपके साथ जो साथी बैठे हैं इनसे भी अक्सर ही हमारा इंटरेक्शन रहता है जी। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का शो हमेशा से, और नियो से तो मेरी एक बड़ी खानदानी सी वाबस्तगी लगती है मुझे। तो अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं 2023 की तरफ, जो है कि 2023 में क्या मैसेज है। जैसे कि अभी कह रहे थे कि इनकी मजबूरी बन जाएगी सियासतदानों की हमारी बेहतरी सोचना, क्योंकि ये वो वाहिद साल है जो पाकिस्तान के लिए रोशनी और किरणों की उम्मीद लेके आ रहा है। और मैं इस साल को ये कहती हूँ
कि ये रूहानी मदद का साल है पाकिस्तान के लिए। मैं बैरूनी मदद का लफ्ज इस्तेमाल करके अपने पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं करना चाहती। तो ये देखिए अल्लाह ताला ने भी किसी ना किसी को वसीला बनाना होता है। तो जो सबसे पहले हमें खतरनाक खबर सुन रहे हैं कि दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, मेरे रब के हुक्म से ऐसा कुछ नहीं होगा। साल की 3 तारीखें जो हैं, 18 जनवरी पहली तारीख है, 8 मार्च दूसरी तारीख है और 21 मार्च से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है। आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से कहीं ना कहीं से ऐसी मदद हमें आ जाएगी कि हम अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। ये वाला साल पाकिस्तान को अपनी पटरी पे चढ़ाएगा। ये जो कुछ सियासतदान पटरी से उतरे हुए, इनको भी अगर सरवाइव करना है तो इनकी मजबूरी हो जाएगी पटरी पे वापस आना। ये एक वार्निंग का साल है, लेकिन मुझे इतनी प्यारी उम्मीद है कि ये वो साल है जो हजरत नेमत शाह वली ने पेशगोई की थी कि 2025 तक पाकिस्तान दुनिया में एक अहम मुल्क बन जाएगा। और ये वो साल है जिसका खान साहब को लाडला बच्चा कहा जाता है। हमारा मुल्क सुपर पावर की लाडला बच्चा बनेगा, सबसे ज्यादा हमारे सर्वाइवल की फिक्र हो जाएगी। आपने इतनी जो अच्छी बातें बताई है, इसके बाद तो वाकई मुंह मीठा करने को भी दिल कर रहा है। सामिया साहिबा बताइएगा, जनरल इलेक्शंस आप देख रही हैं इस साल बर वक्त होंगे या फिर लेट हो सकते हैं? हेलो जी सामिया, आप सुन पा रही हैं? तो मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखिए 2023 में अगर इलेक्शन होता है तो एक मोजज़ा है, और अगर ये मोजज़ा होना भी है तो वो साल का सेकंड हाफ बनता है। तो तब तक तो हमें तहम्मुल से चलना पड़ेगा, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि ये उससे भी आगे जा सकते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल बन जाए जिसमें इलेक्शन जो है वो पॉसिबल ही ना हो करवा पाना जो है। लेकिन 2023 में इलेक्शन होता है तो यकीन जाने, क्योंकि ये मोजज़ों का साल है, तो जो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है, क्योंकि अल्लाह पाक को मुझे लगता है जमीन पे रहम आ गया है और ये कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी की तरफ चीजें चलेंगी। लेकिन अगर ये मोजा है भी तो साल का सेकंड हाफ है। ठीक है। अच्छा सामिया जी, मैं आपके डिफरेंट इंटरव्यूज देख रही थी डिफरेंट स्क्रीन्स पर। खान साहब की इज़्दिवाजी जिंदगी से मुतालिक आपने एक मरतबा फिर से एक बड़ी प्रेडिक्शन की है, और कितनी शॉकिंग ये प्रेडिक्शन है। आई मीन हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ भी शेयर आप करना चाहेंगी? आई होप सो आप समझ चुकी होंगी मेरा इशारा किस तरफ है। जी नबिया जी, खान साहब के ऊपर तो अल्लाह ताला ने मेरी बहुत सारी पेशगोइयों की इज्जत बचा ली, रख ली। खान साहब को आपको याद होगा कि रिहाम साहिबा से जो तलाक की तारीख थी, मैंने कहा था कि 26 अक्टूबर से आगे ये शादी नहीं चलेगी। फिर मैंने कहा था कि खान साहब की तीसरी शादी पत्थर पे लकीर है, पहले शेरवानी शादी की पहनेंगे, फिर वजीर आजम की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब फिर ऐसी जगह पे आ गया है खान साहब का सितारा। ये सितारा इनका खराब हुआ 19 जनवरी 2022 से आपके पास ऑन रिकॉर्ड पेशगोइयां मौजूद हैं, और ये जाके ठीक होता है 17 जुलाई 2023। टिल देन खान साहब की सियासत, खान साहब की अज़दवाजी जिंदगी नबिया जी, और खान साहब की जो अपनी पार्टी में इंतशार की कैफियत है कि उस पार्टी में प्रेशर ग्रुप्स बन सकते हैं, उस पार्टी से एक्सप्लॉयटेशन ना शुरू हो जाए। तो खान साहब को तो अपने घर की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, फिर बाहर की फिक्र करें, क्योंकि अपने घर में हालात उनके लिए बहुत, घर के होम फ्रंट पे हालात बहुत खराब है। ठीक है सामिया साहिबा, ये भी बताएगा शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी होगी, और अगर होगी तो कब तक मुतवक्के है? अच्छा जी, जो नवाज शरीफ साहब की जहां तक वापसी का पूछा, देखिए मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए कहती हूँ ताकि पीटीआई के प्यार करने वाले मेरी ट्रोलिंग शुरू ना कर दें। जब उन्होंने दौरे इक़्तिदार संभाला था तब भी मैं कहती थी कि सख्त दौर है, -1 का खतरा है, लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। फिर नवाज शरीफ साहब की सरसती का वक्त था, खत्म हो गया, वो बाहर चले गए।
ये वाला साल उन्हें होम ग्राउंड वापसी की रोशनी बिल्कुल देता है। लेकिन जहां तक आप बात करते हैं कि वो चौथी बार वजीर आजम बन सकते हैं, ये तो नहीं इम्कान नजर आता। ना ही मरियम नवाज साहिबा को कोई इतना अहम मनसब मिलेगा, उसका इम्कान समझ में आता है। और जो है शहबाज शरीफ साहब के जो सितारे, मैं कह सकती हूँ कि सेफ जोन में है, उन पे कोई खतरा नहीं है। हुकूमत रहे या जाए, उनका रोल किसी न किसी सूरत में इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में एक बार फिर से जानना चाहेंगे। तो वजारत उज़्मा की शेरवानी एक मरतबा फिर से पहनते हुए आप खान साहब को देख रही हैं, और दूसरा जो उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में आपने जो शॉकिंग प्रेडिक्शंस की हैं, क्या चौथी शादी भी खान साहब के सितारों में है या फिर नहीं? चौथी शादी नहीं करेंगे खान साहब, तीसरी शादी की अब एक गलती इंसान कितनी बार करेगा? या वो अनाउंस नहीं होगी, या वो अनाउंस नहीं की जाएगी, या वो करेंगे नहीं। और बहरहाल अभी मैं कह दूं कि देखिए, जब तक ये 17 जुलाई नहीं गुजरती ना, तब तक इफ और बट मौजूद हैं। क्योंकि जैसे अपने मुश्किल वक्त से निकलेंगे तो ही कहा जा सकता है कि मैं ये कह सकती हूँ कि देखें, उनके बारे में मैं पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन आपका होम ग्राउंड हो, शायकीन भरे हुए हो स्टेडियम के अंदर, आपको सपोर्ट मिल रही हो, लेकिन मैच जीतने के लिए आपको स्टेडियम के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 17 जुलाई तक खान साहब का इम्तिहान है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, थोड़ा सियासी जोड़ तोड़ करना सीख लें, तो उनकी सियासत बच सकती है। ठीक है सामिया, ये बताएगा परवेज इलाही के हवाले से अगर बात करें तो वजीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे वो? देखिए, उनकी मेरे पास क्योंकि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मौजूद है। ये जो सियासतदान है, इनके बच्चों में से मोनस इलाही और मरियम नवाज, इनका सियासी सितारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इनके वालिदैन जब इनकी मानते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको पहले सियासी दाव पेच तो समझ आने चाहिए ना। लेकिन मेरा काश कि मेरे से अगर मशवरा लिया जाता तो मैं कहती कि एक रात की दुल्हन ना ही बनते, लेकिन खतरे में तो है परवेज इलाही साहब। अच्छा सामिया, चूंकि टाइम कम है, मैं जानना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है आजकल, आई एम श्योर आपने भी स्टडी किया होगा, बाबा वंगा की जो प्रेडिक्शन सामने आती है एक पूरी, तो बड़ी चर्चा है उसकी सोशल मीडिया पर, और कुछ लोगों ने डिफरेंट रंग देकर 2023 अब ये साल हम इसमें एंटर हो चुके हैं, उनकी प्रेडिक्शंस के साथ जोड़ा हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब कोविड से पहले मेरी आपकी बात हुई थी तो आपने जो एक जंगी कैफियत और कर्फ्यू की सिचुएशन बताई थी, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कोविड ने किस तरह से मुतासिर किया। तो जो ये साल है 2023, ये कुदरती आफात से क्या पूरी दुनिया को महफूज रखेगा, खासकर पाकिस्तान के हवाले से कैसा होगा? अच्छा, अब आप आइए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पे। ये आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए, एक मेरी पेज गोई ऐसी थी नबिया जी, जिसके लिए मुझे इंटरनेशनल चैनल ने भी मेरा इंटरव्यू किया कि इसकी लॉजिक क्या है आपके पास, कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। ये हमारा रब ही जानता है कि उन्होंने कब तक ये बिसात लपेटनी है। इसलिए मैं बार बार मैसेज देती हूँ, हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिए, अगले 100 साल की प्लानिंग मत कीजिए। हर दिन को आखिरी दिन समझेंगे तो जिंदगी आसान लगेगी। 2023 वो साल है जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के जोन में मुख्तलिफ ममालिक एंटर होना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान सेफ है। कुदरती इस साल ना कुदरती आफात अल्लाह के हुक्म से सिवाय इक्का दुक्का जल्जिले की इंडिकेशन जरूर है, लेकिन जो तबाही हमने 2022 में देखी है, खुदा ना करे ऐसा कोई मंजर नहीं है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जब दुनिया अब इस साल से वॉर जोन में जाना शुरू होगी, मुख्तलिफ ममालिक जब आपस में लड़ेंगे, नई ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगी, नए सुपर पावर अलायंसेस बनेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्यारा मुल्क मासूम सा ये बहुत अहम हो जाएगा जोग्राफियाई अहमियत के लिहाज से। तो वो जो आप उनकी पेश गोइयों से जो रिलेटेड है, वो इसी साल से उसकी भी बिगिनिंग होनी है। लेकिन हमें अपने मुल्क को बहरहाल अल्लाह ताला सारी दुनिया में खैरियत रखे, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस साल सेफ पोजीशन। ठीक है, सामिया बताएगा बाबर आजम के हवाले से स्पेसिफिकली और टीम पाकिस्तान के लिए आपको कैसा नजर आ रहा है ये साल?
अच्छा, पहले इस सबसे अहम बात अब हम एक और कर लें। ये साल मैं 4 शोबों में डिवाइड करती हूँ। 21 मार्च 2023 से शुरू होने वाला साल मरीख का साल है। मार्स रिप्रेजेंट करता है फौज को। फौज जो है इस साल पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए इतनी अहम हो जाएगी, जिस तरह इसकी साख को डेंट डालने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान का सर्वाइवल बहुत ज्यादा, मतलब फौज एक इम्पोर्टेंट रोल में आ जाएगी। नंबर 2, सियासतदान। सेटर्न की पोजीशन की मैं बात करूंगी। सियासतदानों को अपने अपने किबले दुरुस्त करने पड़ेंगे अगर सियासत बचानी है या मुल्क बचाना है। तीसरी चीज, मरकरी और वेनस की पोजीशन बताती है मीडिया को फरोग मिलेगा। पिछला साल जो था मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच का साल था। 2022 की मेरी एक मशहूर पेश गोई थी कि भरपूर स्कैंडल्स का साल होगा, और मैं समझती थी शायद सियासतदान बयानबाजी करेंगे, लेकिन इतने खौफनाक स्कैंडल आएंगे, ये गैब का इल्म है जो मुझे भी नहीं पता था। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। मीडिया के फरोग का साल है। जो लोग आर्ट की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, मीडिया, फिल्म, स्पोर्ट्स का साल है। क्रिकेट कम बैक करेगी। बाबर आजम साहब का सितारा अभी खतरे में है। अगर कोई ऐसा फैसला लेना पड़ता है कि उनको हटाना भी। क्विकली मैं जानना चाहूंगी कि ये जो साल अब इसका आगाज हुआ है, आम लोग जितने इस वक्त आपको देख रहे हैं, कौन सा सितारा है जिसके लिए बड़ी खुशखबरियां लेके आएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगा? जो 12 बुर्ज है उनमें से मैं जानना चाह रही हूँ, लेकिन क्विकली। देखिए, पाकिस्तान का सितारा भी लियो है ना, तो लियो, सेजिटेरियस और एरीज ये सितारे हैं जो 2009 के बाद अब जाके अपनी सेफ टाइम में एंटर होने जा रहे हैं। और टॉरस और स्कॉर्पियंस वालों को मैं कहूंगी थोड़ा सा सब्र के साथ चलिए। इंशाल्लाह 1 जून से फिर आपके सितारे का वक्त शुरू हो जाएगा। बाकी सितारे भी ऑन एंड ऑफ, कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2023 में हर सितारे पे रोशनियां डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपने सब्र का रिवॉर्ड मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर सामिया खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और अच्छी खबर है मीडिया पर्संस के लिए, तो यकीनी तौर पर तो देखते हैं अब बस 2-3 महीने की बात क्या होता है। ठीक है, ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज के प्रोग्राम की वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और बाहर देखें, साल का आज हमारा पहला वर्किंग डे था और कैसे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ और ऐसे ही टाइम गुजरता चला जा रहा है। कितने साल गुजर चुके हैं, हमें नियो में कितने साल गुजर चुके हैं, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। और अभी टाइम है शो के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वायरल वीडियो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनी तौर पर एक बार फिर से जानवर पर ही मबनी है, क्योंकि बड़ा शौक रखते हैं, एनिमल लवर है जी। बिल्ली की ये वीडियो है, अब देख सकते हैं। अच्छा, अब बिल्ली देख रही है कि जिसका मालिक है या जो भी पास खड़ा है वो दूध, मेरे यहाँ से दूध चोया जा रहा है, निकाल रहा है। और बिल्ली भूखी होगी, प्यासी होगी, वो बार बार इशारे कर रही है और उसकी शक्ल देख रही है, उसको पॉइंट आउट करके दूध मांग रही है। और इनिशियली जब ये वीडियो हमने प्ले की अनवार ब्रेक में, तो मैंने कहा आपको कि मुझे मेरा बिल्कुल कबीर लग रहा है, क्योंकि बच्चे भी अक्सर जो है वो ऐसे ही इसी तरह से मांगते हैं। और कुछ बच्चे जो फूडी होते हैं वो ऐसे ही पेरेंट्स को खाने की कोई चीज आती है ना, तो वो पेरेंट्स को हिलाकर कहते हैं कि भाई हमें दे दो। और बिल्ली के बड़े मूड स्विंग्स होते हैं और बच्चों जैसा बिहेवियर होता है बिल्ली का। और जो लोग हमारे कुछ टीम मेंबर है वो कह रहे हैं हमारा उनका तो एक्सपीरियंस भी है इस तरह का, कि इस तरह से वो बचपन में दूध मांगते रहे और उनको आगे से दूध मिलता रहा है। आप उनका नाम मत लीजिएगा। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं डेजिग्नेशन भी नहीं बता रहा, इसीलिए क्योंकि वो ऑफेंड ना हो जाए। बहरहाल ये बड़ी वायरल वीडियो हुई है, तो ट्विटर पर ही 2.9 मिलियन लोगों ने 2.9 मिलियन इस वीडियो को देखा है जनाब, इस वीडियो को। और बिल्ली और जो कुत्ता है, वैसे भी वो बड़े आम पेट्स है जो कि घरों में रखे जाते हैं, इनके बड़े मूड स्विंग्स भी होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन जो है अपने मालिकों के साथ वो भी बड़ी स्ट्रांग होती है। अपना ये जो मैसेज है अनवार, ये कन्वे कर देते हैं अपने मालिक को। बिल्कुल। और ये कोई कहावत मेरे कान में एक बताई जा रही है, मुझे नहीं पता अब ये ठीक है या नहीं, कि जो इस तरह से दूध मांग के पीते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं, उनकी लंबी जिंदगी होती है। ये बिल्लियों में, अच्छा, बिल्लियों में क्या बात है। ये लॉजिक इंसानों में भी कहा जा रहा है, इंसानों में भी कहा जा रहा है। हमारी टीम वक्तन फवक्तन हमारी हेल्प कर रही है, मैं बता रही है चीजें। तो बहुत ज्यादा व्यूज मिले इस वीडियो को
और मासूम बिल्ली की मासूम ख्वाहिश अब इस गवाले ने पूरी की है या नहीं की है, वो आगे का मंजर कैप्चर नहीं किया भाई बहरहाल बनाने वाले ने, लेकिन उसने भी खूब इस मंजर को एंजॉय किया। बिल्ली जिस अंदाज से मांग रही है, और जैसा कि मैंने कहा ना कि बिल्ली अपना जो एक्सप्रेशन है अनवार, बिल्ली और कुत्ता जो है वो रख लेते हैं। अच्छा, बिल्ली का तो मूड स्विंग इस तरह से भी होता है कि वो नाराज होती तो वो फिर नाराज ही हो जाती है अपने मालिक के पास। और कई दफा जब अगर आपके कमरे में बिल्ली सो रही तो वो अचानक से रात को आपको पता चलेगा कि भाई कोई एक जीती जागती कोई चीज आ चुकी है। तो बिल्ली का जो गुस्सा है, बिल्ली का जो प्यार है, उसका जो एंगर है, इमोशंस है, और भूख मांगने का भी अब आप देखेंगे, खाना मांगने का भी वो जो उसका अंदाज था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे हो रहा है खत्म। कल करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ढेरों ख्याल। अल्लाह हाफिज।